सो पेज नंबर 85 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 पॉल साइंस का डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट को बहुत सुपर पावर मिली होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर जो मिनिस्टर है और कोई और है, एग्जीक्यूटिव है। तो प्रेसिडेंट की पावर यहाँ पे सुप्रीम होती है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी चला सकता है इस सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले जहाँ पे प्रेसिडेंट की बहुत सारी डिस्क्रिशन होती है वो पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। तरुण, पहला पैराग्राफ आप पढ़ो। तो सबसे पहली पावर जो प्रेसिडेंट की बताई गई है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट के पास हक है कि वो प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोल सकता है कि आपकी लोकसभा या राज्यसभा में बैठ के जो भी डिस्कशन हुई है वो सारी मुझे बताओ कि आज आपने किस बात पे डिस्कस किया, किस बात पे डिबेट किया, क्या मुद्दा था आज का, वो सारी चीजें मुझे बताओ। और प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को बताएगा, प्रेसिडेंट को वो मना नहीं कर सकता। और प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को लिख सकता है और एक्सप्रेस कर सकता है कि वो इस डिसीजन को लेके क्या सोच रहा है, उसको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट को आप कभी ना नहीं कर सकते कि हमने क्या डिस्कस किया हम आपको नहीं बताएंगे। आप कभी भी प्रेसिडेंट को मना नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनली। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये फर्स्ट पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। उसके बाद आती है आपका पेज नंबर 86 के ऊपर ही आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है। अंशिका, आप पढ़ो। सेकेंड पावर प्रेसिडेंट की कहती है कि सी जनरली क्या होता है, प्रेसिडेंट वही डिसीजंस लेता है, वैसे डिसीजन लेता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर उसको कहते हैं कि आपको ये इस तरह से जो है डिसीजन लेना है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट की क्या पावर आती है, प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि आप ऐसे ये डिसीजन लीजिए, ये वाला बिल पास करिए, ये ऐसे करिए, तो प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि उनकी दी हुई एडवाइस में कोई कमी है, कोई लेक्यूना है, लेक्यूना होता है कोई कमी, कोई फ्लॉ, कुछ गड़बड़ है, तो प्रेसिडेंट उनको एडवाइस को वापस भेज सकता है और कहता है कि आप अपनी एडवाइस को रिकंसिडर करो, मुझे ये पॉइंट ठीक नहीं लग रहे हैं, प्लीज रीचेक देम। तो ये प्रेसिडेंट की पावर होती है कि वो वापस भेज सकता है। बट अगर वापस जाने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने वही एडवाइस एज इट इज वापस भेजी कि नहीं इसको क्लियर करो, हमें आपको ऐसे ही करवाना है, हमारा ये डिसीजन है, तो प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता, फिर प्रेसिडेंट को उनकी बात माननी पड़ेगी। बट अगर प्रेसिडेंट किसी बात में एडवाइस कर रहा है, उनकी एडवाइस को वापस कर रहा है, कुछ रिकमेंडेशन दे रहा है, इट नेचुरली हैज लॉट ऑफ वेट कि प्रेसिडेंट बोल रहा है। तो प्रेसिडेंट की ये पावर होती है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की दी हुई एडवाइस को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। बट अगर वो रिकंसिडरेशन के बाद भी वापस आ गई, देन प्रेसिडेंट हैज टू से यस। तो ये थी सेकंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट, सेकंड डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इट्स अ 4 मार्कर क्वेश्चन, टीचर्स का फेवरेट है, आपको नहीं छोड़ के जाना है। देन नेक्स्ट पॉइंट, सिफत। तो एक और पावर होती है प्रेसिडेंट की कि किसी भी बिल को लॉ बनने से पहले, एक दस्तावेज को कानून बनने से पहले प्रेसिडेंट का ठप्पा चाहिए होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अगर एक बिल पास करा, लोकसभा में वो बिल पास हो गया, राज्यसभा में वो बिल पास हो गया, तो प्रेसिडेंट की टेबल पे आएगा कि इसको साइन करो, इसके ऊपर स्टैंपिंग करो, तो जाके ये बिल लॉ बनेगा। अब प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। या तो सबसे पहली ऑप्शन, अगर उसको बिल ठीक नहीं लग रहा है तो वो बिल को वापस भेज देगा और बोलेगा इस बिल में मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है, आप इसको रिकंसिडर करो, रीचेक करो, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। अगर ऐसा करने पे वो बिल वापस चला जाता है, वापस उसके पास आता है लोकसभा राज्यसभा से कि हमने देख लिया है, आप साइन कर दो बस, तो उसको साइन करना पड़ जाएगा। बट एक और पावर है उसके पास इस केस में। वो कहता है, उसके पास बिल आया पहली बार भी, जब उसके पास बिल आया था उसने कहा हाँ मैं साइन करूंगा। अब कब तक साइन करके देना, इसकी कोई लिमिट नहीं, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल जो आपके टैक्सेस, मनी रिलेटेड बिल होते हैं, उसके अलावा अगर कोई और बिल है तो प्रेसिडेंट कह सकता है हाँ मैं साइन करूंगा, और कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो सारी जिंदगी उस बिल को अपनी जेब में रख सकता है। ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट किसी बिल को पास नहीं करना चाहता, अदर देन मनी बिल, तो अगर वो किसी बिल को पास नहीं करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, वो कैसा है, हाँ मैं साइन करूंगा, और उसको पॉकेट में डाल के बैठ जाएगा, उसको साइन करेगा ही नहीं। इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। इट्स अ वेरी इनफॉर्मल स्मार्ट वे ऑफ नॉट पासिंग अ बिल। बट ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स में लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्स में लगता है, ये आपका मनी बिल में बिल्कुल नहीं लगता है। मनी बिल एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, आपके टैक्सेस, आपकी सब्सिडीज, ऐसा कोई रिलेटेड, पैसे रिलेटेड कोई बिल है तो उसमें किसी की नहीं चलेगी, उसमें सिर्फ लोकसभा की चलेगी। अदर देन दैट किसी भी बिल को पॉकेट वीटो कर सकता है प्रेसिडेंट, अपनी जेब में डाल के बैठ सकता है, कहेगा हाँ साइन करके दूंगा। ठीक है। तो ये उसकी थर्ड। तो फोर्थ जो पावर है, जनरली क्या होता है,
जो आपके इलेक्शंस होते हैं, जो सी पार्टी जीतती है, उस पार्टी का जो मेजोरिटी लीडर होता है, उसका जो पार्टी का हेड होता है, जिसमें पार्टी जो है सिलेक्ट करती है कि हमारा ये फेवरेट बंदा है, इसको हम अपना लीडर बनाएंगे, उस इंसान को प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। प्रेसिडेंट जो है उसके नाम का बिल क्लियर कर देता है, या उसको जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हैंड ओवर करता है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बिकॉज आप विनिंग पार्टी के लीडर हो, विनिंग पार्टी ने आपको चूज किया है लीडर बनने के लिए, तो मैं आपको ये जो है पोस्ट ऑफर करना चाहूंगा। बट कई बार क्या होता है, एक ही पार्टी में 2 या 3 लीडर क्रिएट हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है कि किसको मेजोरिटी दी जाए, किसको मेन लीडर माना जाए। पार्टी विन कर गई बट उसके अंदर लीडर कौन है, अब यहाँ कंफ्यूजन आ जाती है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की फुल चॉइस होती है, उसको जो लगता है कि ज्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं उस पार्टी के अंदर से, उसको वो लीडर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको फिर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दी जाती है। एनी डाउट? आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, एक छोटा सा बॉक्स होगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दो यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, बट हम इसको एक क्विक रीड देंगे। यहाँ से 5 या 6 पॉइंट बन सकते हैं, कोई 1 मार्कर भी पूछा जा सकता है। सो एक क्विक रिविजन यहाँ की दी जाएगी। ओके, इसको क्विकली समझा रही हूँ मैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसका टर्म 5 साल का होता है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट, वाइस प्रेसिडेंट को जो सिलेक्ट करने का इलेक्शन का जो तरीका होता है वो सेम होता है प्रेसिडेंट की तरह। उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लगता है, जो चैप्टर 3 में आपने पढ़ा होगा। आगे मैं फर्दर रिविजन में भी उसको लूंगी। तो इनका जो तरीका होता है इलेक्शन का, नॉर्मल वो वाला तरीका नहीं होता कि सारे हिंदुस्तान के लोग जा रहे हैं वोट डालने के लिए, वोटिंग हो रही है और फिर चुना जा रहा है कि देश का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा कौन या देश का प्रेसिडेंट बनेगा कौन। ऐसा नहीं होता। हमारे में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर एंड जो आपके एमएलए एमपीज होते हैं वो वोटिंग के थ्रू चुने जाते हैं। आगे आपके जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट होते हैं, इनको हमारे चुने हुए नेता जिनको हमने चूज किया वो लोग वोटिंग करते हैं और इनको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल सिटीजन जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है उसके अंदर नहीं जाते। इनका जो इलेक्शन होता है, अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी क्या एक डिफरेंस है बहुत बड़ा, कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो सारे चुने हुए एमपी और सारे ही इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए, मतलब स्टेट के एमएलए होते हैं और आपके सेंटर के एमपी होते हैं, ये सारे मिलके वोट करने जाते हैं। बट जहाँ वाइस प्रेसिडेंट की बात होती है तो वोट सिर्फ एमपी करते हैं, एमएलए नहीं करते। तो स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ सेंटर वाले जो एमपी होते हैं वो वोटिंग करते हैं आपकी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को आप हटा सकते हैं, और उसको हटाने का बिल, उसको हटाने का एक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, राज्यसभा से। ठीक है। बिकॉज जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, उसी तरह राज्यसभा में चेयरमैन होता है, और राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसकी पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट को दी जाती है। तो वाइस प्रेसिडेंट मोर एंड लेस बिलोंग्स टू राज्यसभा। इसलिए अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो राज्यसभा से ये स्टार्ट होगा। राज्यसभा में बिल क्लियर हो गया कि इस वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो लोकसभा सिर्फ हाँ या ना कर देगी। ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। और जब जब प्रेसिडेंट हट जाता है अपनी पोस्ट पे, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, उसका किसी वजह से रिमूवल हो गया, तो वहां पे उसकी जगह को फिल करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट आता है। और जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं चुन लिया जाता तब तक वाइस प्रेसिडेंट वो सारी पोजीशन को निभाता है। इसमें एक एग्जांपल दिया है कि जैसे बीडी जट्टी था, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट, बट फखरुद्दीन अली अहमद के मरने पे ही वाज प्रेसिडेंट। उसके मरने पे, उसके हटने पे बीडी जट्टी ने, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आया, उसने प्रेसिडेंट का रोल निभाया। एक बार पढ़ लो, जो जो डाउट है मुझसे पूछ लो, पूछ लो। आगे हम आएंगे पेज नंबर 89 पे। एक बहुत मस्त सा कार्टून बना हुआ है। ठीक है। इस कार्टून को देख के हम डिस्कशन करेंगे। आपको पेपर में कार्टून आएंगे 2 या 3, इस बार आए ना आए बट फाइनल्स में तो आ ही रहे हैं। इस कार्टून को अगर आप देखें तो एक रूम बना हुआ है, आप एंट्री कर रहे हैं एक हाउस के अंदर। उस हाउस का क्या नाम है, लोकसभा। एक लेडी खड़ी है पीछे हाथ में छड़ी लेके, मोर लाइक अ टीचर। वो कौन है, क्या पोजीशन की बंदी है वो? नहीं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। फिर ये जो आगे सबसे बंदा चल रहा है, इसकी शक्ल किससे मिल रही है? तो ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू क्या बन के रहा था हमारे देश का? पीएम। और पीएम जो है मुंह उठा के चल रहा है, और उसके पीछे सारे लोग क्या हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनकी शक्ल खुश दिख रही है, दुखी दिख रही है?
पीछे वालों का मुंह आपको हैप्पीनेस में दिख रहा है या फिर चढ़ा हुआ दिख रहा है? सैडनेस है, मुंह उतरा हुआ है। क्यों उतरा हुआ है? जो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा हमें तो वही करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर इज आवर बॉस, हमारी तो चलनी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जो कह देगा वो करना है। ठीक है। स्पीकर को एक टीचर का रोल दे रखा है। ठीक है, मोर लाइक अ टीचर की मैं जो हूँ डिसिप्लिन मेंटेन रखूंगी। ठीक है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज मोर लाइक अ डिसिप्लिनेरियन, वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करता है। देन आपका जो प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। उसके पीछे सारे मंत्री चलते हैं, उसके हिसाब से सारे मंत्री काम करते हैं। तो पूरे के पूरे जो मिनिस्टर्स हैं उनका हेड कौन बन जाता है? प्राइम मिनिस्टर। तो ये नीचे कार्टून में यही लिखा हुआ है, देयर इज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं है। The cartoon shows how literally the prime minister leads the council of minister। सारे इंपॉर्टेंट मंत्री किसके नीचे काम करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करते हैं। इस कार्टून को से आपसे पूछा जा सकता है पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो आ जाओ, पेज आपका जो है नेक्स्ट उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज वाला कार्टून इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी लास्ट पैराग्राफ किसने पढ़ा था? तो यहाँ पे क्या कहता है कि हमने प्रेसिडेंट के अंदर भी यही पढ़ा था कि प्रेसिडेंट एक्ट अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो किसके हिसाब से चलते हैं? प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से चलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लीड करेगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को लीड करेंगे। तो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से दूसरे मंत्री चलते हैं और वो मंत्री आगे प्रेसिडेंट को नचाते हैं अपने हिसाब से। तो प्राइम मिनिस्टर की पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर बन जाती है हमारे देश के अंदर। सेकेंडली, जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो हमारे देश के अंदर स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा? प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है? जब लोग एक पार्टी को सबसे ज्यादा वोट देते हैं, वो पार्टी मेजोरिटी से जीतती है, उस पार्टी के लीडर को वो लोग प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो जब लोग ही किसी को चुन रहे हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, जब लोगों की ही चुनी हुई सरकार है, तो और उनकी चुनी हुई सरकार के अंदर से उस सरकार का कोई लीडर बन रहा है, तो उस अपने आप में बहुत पावरफुल चीज होती है, क्योंकि उसको पीछे से बैक एंड में किसकी पावर है? पावर ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री। इस वजह से भी वो काफी पावरफुल बन जाता है। हिंदुस्तान में टिल 1989 कांग्रेस ही हमेशा जीतती आई थी, और कांग्रेस के ही जो मिनिस्टर्स होते थे वो आगे प्राइम मिनिस्टर बनते थे। तो हमेशा कांग्रेस सरकार का दबदबा बना रहा था 1989 तक। देन 1989 में कांग्रेस हारी। कांग्रेस मतलब ये था कि किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, दो तीन पार्टीज पावर में आ गई थी, एंड ना ही कांग्रेस को मेजोरिटी मिली ना किसी और को मेजोरिटी मिली। दैट मीन्स कांग्रेस की पावर पहले से कम हो गई। तो अब क्या डिसाइड हुआ? कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के साथ हाथ मिला लिया और कहा कि तुम्हें जो वोट्स मिले और मुझे जो वोट्स मिले हम इकट्ठा कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, उससे हम मेजोरिटी बन जाएंगे और हम दोनों मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि जो ज्यादा फेवरेबल लगेगा हम उसको लीडर बना लेंगे और आगे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो 1989 के बाद से कोalition एरा आया जहाँ पे कांग्रेस पावर की डोमिनेंस कम हुई, एंड उसको उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों पार्टीज थी, जैसे कांग्रेस जिसके साथ भी हाथ मिलाया, तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हाँ हम जो है लीडर आपका चुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें पावर दे देना। तो इस तरह से फिर आगे प्राइम मिनिस्टर चुना गया। तो हमेशा जो लीडर होगा वही आपका प्राइम मिनिस्टर होगा, और इस वजह से आप काफी पावर में आ जाते हैं बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। सो प्राइम मिनिस्टर जो एक बार चुन लिया जाता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपने नीचे के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको डिसाइड करता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उसके काफी क्लोज है अमित शाह, स्मृति ईरानी, और भी काफी सारे मंत्री, रमेश पोखरियाल, ये सब उसके काफी क्लोज हैं। तो सारी जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे इन्होंने अपनी मर्जी के हिसाब से जो इनको इम्पोर्टेंट लगते हैं उन मंत्रियों को वो डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट वाले दे दिए हैं। सिमिलरली स्टेट के अंदर भी ऐसा होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है अपनी स्टेट के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसमें भी अपने फेवरेट पर्सन को डालता है। जैसे कि मनीष सिसोदिया को जो है एजुकेशन मिनिस्टर चुना हुआ है, और वहीं पे आपका रमेश पोखरियाल है और भी हैं, उनको फिर जो है मोदी ने एजुकेशन मिनिस्टर चुना हुआ, डिपेंडिंग अपॉन नेशन एंड स्टेट। स्टेट का अलग एजुकेशन मिनिस्टर और पूरे देश का अलग एजुकेशन मिनिस्टर होता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि वो कौन सी मिनिस्ट्री कौन से मंत्री को देगा, डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर फेवरेटिज्म। देन अगर आपको जो है जनरली जो नेक्स्ट पेज है उसकी लास्ट लाइन लिखी होगी, रीड करना।
अंशिका।